हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए प्लस अकेडमी। दिस इज श्वेता। आज के इस वीडियो से हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी में। सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समकालीन विश्व राजनीति का चैप्टर 1, शीत युद्ध का दौर। ठीक है। सो गाइस, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इस नाम को भी समझ लेते हैं कि समकालीन विश्व राजनीति का मतलब क्या होता है। ओके। सो कई स्टूडेंट्स को काफी सारी कंफ्यूजन होती है इस नाम में। तो समकालीन का मतलब होता है हाल ही में हुई घटनाएं। ओके। और जैसे कि आप सब जानते हो, हमारे विश्व में काफी सारे देश, अराउंड 194 के अराउंड कंट्रीज हैं आज के टाइम पे। सो उन सभी देशों में हाल ही में जो भी घटनाएं हुई हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स में, राजनीति में जो भी इवेंट्स हुए हैं, उनकी स्टडी करना ही समकालीन विश्व राजनीति कहलाता है। ओके। और इस बुक में आप जितनी भी घटनाएं पढ़ोगे वो आप 1945 से लेकर अब तक जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, घटनाएं हुई हैं, उन्हीं की स्टडी करेंगे। ओके। ये नाम क्लियर हो गया गाइस। अब बात करते हैं भाई अपने चैप्टर की। चैप्टर नंबर 1 है हमारा शीत युद्ध का दौर। तो ये गाइस शीत युद्ध, ये वर्ड ही अपने आप में काफी यूनिक और काफी डिफरेंट है। ओके। तो शीत युद्ध को आप कह सकते हो एक अनोखा युद्ध। एक अनोखा युद्ध था जो कि 1945 में शुरू हुआ और 1991 तक चला था। तो इस पूरे चैप्टर में हम इस युद्ध को ही समझेंगे कि भाई शीत युद्ध का मतलब क्या होता है, ये युद्ध कब शुरू हुआ था, किन देशों के बीच में हुआ था और इस युद्ध के दौरान कौन कौन सी घटनाएं हुई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि ये तो हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये जंगल, ये कार्टून्स, ये शेर, ये पिक्चर कैसे आ गई। सो गाइस, ये डायग्राम, ये पिक्चर इस कंप्लीट स्टोरी को अच्छे से एक्सप्लेन करती है। ओके। आप मान के चलो कि हमारा जो विश्व है वो एक जंगल की तरह है। अब आप जानते हो, जिस तरह से हम बचपन से सुनते आए हैं कि भाई जंगल में एक ही शेर होता है, जंगल में एक ही शेर होता है। लेकिन क्या हो जब किसी जंगल में दो शेर आ जाएं? आप जानते हो दोनों में क्या शुरू हो जाएगी, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था हमारे विश्व में। ओके। 1945 के बाद से हमारे विश्व में दो ऐसी कंट्रीज थी जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी और फिर उन दोनों कंट्रीज में हुई लड़ाई झगड़े स्टार्ट। ओके। इसीलिए उस पूरी घटना को बोलते हैं शीत युद्ध। ठीक है। आगे इसको डीप में पढ़ेंगे हम कि ये क्या होता है, इसको अच्छे समझेंगे। ठीक है। सो ये डायग्राम भी आप ऐसा मान के चलो, ये विश्व है और विश्व में सिर्फ दो ही महाशक्तियां हैं जिसे हम महाशक्ति, सुपर पावर्स भी कहते हैं। तो एक शेर था हमारा अमेरिका और एक तरफ था हमारा सोवियत संघ। ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी ना इन दोनों ही शेरों को, इन दोनों ही कंट्रीज के ऊपर बेस्ड है। ओके। सोवियत संघ का मतलब है 15 देश थे रूस के साथ। रूस को मिलाकर 15 देशों का ग्रुप बनता है जिसको बोलते हैं सोवियत संघ। इस नाम में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि भाई रूस था और रूस के आसपास के जितने भी देश थे ना, छोटे मोटे, उन सबको मिलाकर एक नाम दिया गया था सोवियत संघ। इतना तो क्लियर हो गया गाइज आपको। सो इस पूरी स्टोरी में हमें इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है कि कैसे ये दोनों देश जो 1945 के पहले तक एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे, वो कैसे 1945 के बाद एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है। इसीलिए स्टोरी को ये यूनिक सा नेम दिया गया है शीत युद्ध। तो गाइज इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था ये शीत युद्ध। ठीक है। अब शीत युद्ध को समझने से पहले हमें इस टर्म का मीनिंग समझना होगा कि भाई युद्ध क्या होता है। तो युद्ध का सिंपल सा मतलब होता है जब दो देशों के बीच में सेना व हथियारों के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, शीत युद्ध। क्या बोलते हैं गाइस, उसे शीत युद्ध बोलते हैं। अब बात करते हैं भाई इन दोनों देशों के बीच में भी ऐसा ही कुछ शुरू हुआ था। अब आप तो जानते हो भाई, आज तक के इतिहास में हम दो युद्ध देख चुके हैं। एक था हमारा भाई पहला विश्व युद्ध, जो कि 1914 में शुरू हुआ था, 1918 तक चला था। फिर देखा था भाई हमने अपना दूसरा विश्व युद्ध, जो कि 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 तक चला था। ठीक है। और इसके बाद जो तीसरा युद्ध हमने देखा ना,
उस युद्ध को ही बोलते हैं अपना शीत युद्ध। ठीक है भाई। तो भाई सबसे पहले हम सब ने पहले विश्व युद्ध के बारे में सुनते ही आए हैं बचपन से कि 1914 में शुरू हुआ था, 1918 तक चला था। फिर दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ था जो इस समय शुरू हुआ था और अब तक चला था। इसके बाद जो तीसरा युद्ध शुरू हुआ था ना, वो था हमारा शीत युद्ध। ठीक है। और शीत युद्ध क्या था, इसकी शुरुआत क्यों हुई थी, ये सब समझने के लिए हमें दूसरे विश्व युद्ध को थोड़ा सा समझना होगा। ओके। तो गाइस दूसरा विश्व युद्ध देखते हैं जो कि 1939 में शुरू हुआ था और 1945 तक चला था। आप तो ये जानते हो कोई भी युद्ध हो उसमें हमेशा दो पार्टीज के बीच में होता है। तो दूसरे विश्व युद्ध में एक तरफ जो पार्टी थी उसे बोलते हैं धुरी राष्ट्र। क्या बोलते हैं? धुरी राष्ट्र। और जो दूसरी तरफ थे उन्हें बोलते हैं मित्र राष्ट्र। ठीक है। सो इनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। देखो एक तरफ थे हमारे तीन देश, जर्मनी, जापान और इटली। ओके। और दूसरी तरफ थे हमारे अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन। ओके। सो एक तरफ थे हमारे जर्मनी, जापान, इटली, एक तरफ थे अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन। ओके। सो इन दोनों देशों के बीच में युद्ध शुरू हुआ था और ये जो लड़ाई थी ये मेनली जर्मनी और इस तरफ थे पोलैंड, इन दोनों देशों के बीच में मेनली लड़ाई थी। ठीक है। अब हुआ क्या था भाई इस लड़ाई में, जर्मनी जो है जर्मनी ने सबसे पहले अटैक शुरू किया था किसके ऊपर? पोलैंड के ऊपर। ओके। 1 सितंबर को, 1 सितंबर से युद्ध शुरू हुआ था। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक किया। ठीक है। और उसके बाद एक एक करके भाई उस समय जर्मनी की काफी अच्छी फ्रेंडशिप थी जापान के साथ, इटली के साथ, तो इन दोनों देशों ने जर्मनी का साथ दिया। और इस तरफ से पोलैंड जो कि एक बहुत ही छोटी सी कंट्री थी और इसीलिए बाकी देशों ने, अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन भी इस युद्ध में कूद पड़े थे और उन्होंने पोलैंड का साथ दिया। ये क्लियर हो गया गाइज आपको? अब बात करते हैं भाई इस तरह से हमारा जो युद्ध था चलता गया। इनमें से किसी भी देश को ये आइडिया नहीं था कि ये युद्ध जो है 5 साल से भी ज्यादा खिंच जाएगा। अब बात करते हैं भाई 1943, 44 ये साल जो थे निकलते जा रहे थे लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं आ रहा था। ओके। देन सबसे युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई फिर अमेरिका ने। ठीक है। आपको पता ही होगा इस युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पे परमाणु बम गिराए थे और उसी के बाद जो है जापान ने समर्पण कर दिया था, सरेंडर कर दिया था और उसी के बाद ये जो युद्ध है 1945 में समाप्त हो गया था। ओके। सो गाइस यही है जापान के वो 2 मुख्य शहर जिनके ऊपर परमाणु बम गिराए गए थे। एक तरफ है हिरोशिमा और दूसरी तरफ है नागासाकी। जैसा आप इन पिक्चरों में भी देख सकते हैं कि परमाणु बम जब गिराए गए थे तो उस टाइम पे दृश्य कितना भयावह रहा था इन दोनों ही शहरों में। ओके। हिरोशिमा पे जो परमाणु बम गिराया गया था उसका डायग्राम नीचे है, इस पिक्चर में ये डायग्राम दे रखा है, ये वो परमाणु बम था। और नागासाकी पे जो गिराया गया था वो ये वाला परमाणु बम था। इस वाले बम का नाम था लिटिल बॉय। ओके। और ये जो बम है ये हिरोशिमा पर 6 अगस्त को गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 में इस बम को गिराया गया था। ओके। और इस बम का नाम लिटिल बॉय इसलिए रखा गया है क्योंकि ये इतना शक्तिशाली नहीं था और ये सिर्फ 15 किलोटन का था। ये छोटी मोटी बातें हैं जो एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछी जाती हैं। ओके। देन जैसे ही उन्हें पता चला कि भाई ये जो बम है ये गिराने से कितने बड़े लेवल पर विनाश हो सकता है तो उसके ठीक 3 दिन बाद नागासाकी पे यानी कि 9 अगस्त 1945 के दिन नागासाकी पे भी उन्होंने ये बम गिराया और उस टाइम पे ये और भी ज्यादा शक्तिशाली और भी ज्यादा बड़े साइज के उन्होंने परमाणु बम गिराया था जिसका नाम था फैट मैन। ओके। नाम से क्लियर है, फैट यानी कि मोटा। तो ये बम जो है साइज में भी काफी बड़ा था और ये और भी ज्यादा शक्तिशाली 21 किलोटन का ये बम था।
तो आप इस तरीके से आइडिया लगा सकते हो कि कितनी बुरी हालात पैदा कर दिए थे जापान के लिए, और फिर जापान के पास सरेंडर करने के सिवा दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था, और फिर जो है जापान ने सरेंडर कर दिया था, और उसके सरेंडर करते ही हमारा दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। ठीक है, अब देखो यहाँ तक की तो स्टोरी आपको लग रहा होगा कि हाँ ये तो हमने बचपन से पढ़ी है, सुनी है, ये तो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग वे में जा रही है। नहीं, अब यहाँ से मेन जो है आपकी स्टोरी शुरू होती है। यहीं से आपके जो मेन एक्टर्स हैं अमेरिका और सोवियत संघ, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। वो हम देखेंगे कैसे। तो गाइज हम यहाँ पे थे, हम बात करते दूसरे विश्व युद्ध की, और हमने देखा कि किस तरीके से अमेरिका ने जापान पे जब परमाणु बम गिराए तो ये पूरा ही धराशायी हो गया, और फिर जापान ने समर्पण कर दिया था। ओके, आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर जो है इन्होंने कर दिया था। अब बात करते हैं इसके बाद क्या हुआ। तो देखो, दूसरे विश्व युद्ध के अगर हम परिणाम देखें तो परिणाम तो आपको पता ही है, ये जितने भी देश थे ये सारे के सारे जो है पूरी तरीके से कंगाल हो गए थे। इन सभी देशों की आर्थिक व्यवस्था खराब हो गई थी। ओके, इनकी आर्थिक व्यवस्था पूरी तरीके से खराब बर्बाद हो गई थी। ठीक है, जिनमें सबसे ज्यादा हालत खराब हुई थी जर्मनी की, पूरी तरीके से बर्बाद। जापान, इटली, ये सारे देश पूरी तरीके से बर्बाद हो गए थे। इस तरफ जो है फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस भी उस समय उसकी भी आर्थिक स्थिति काफी हद तक खराब हो चुकी थी। ब्रिटेन की भी और पोलैंड, इन सभी देशों की खराब हो चुकी थी। लेकिन दो ऐसे देश थे जिन पे दूसरे विश्व युद्ध का ज्यादा असर नहीं पड़ा था, तो वो थे अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, और दूसरे विश्व युद्ध के पहले तक ये दोनों ही एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स थे। ठीक है, हर एक युद्ध में इन्होंने एक दूसरे का साथ दिया। प्रथम विश्व युद्ध में भी ये दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहे थे, और दूसरे विश्व युद्ध में भी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ भाई, देखो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है मेनली स्टोरी में ना एक चेंज आता है, और वो चेंज क्या आता है कि ये सारे ही देश जहां एक तरफ जो है आर्थिक रूप से बिल्कुल ही बर्बाद हो चुके थे, वहीं दो देश ऐसे बचे हुए थे, अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, जो अभी भी पहले की तरह शक्तिशाली पावरफुल थे। ठीक है, और फिर आगे चल के इन दोनों ही देशों में शुरू हुई कंपटीशन। वही एक जंगल में दो शेर वाली कहानी। दोनों ही देश जो हैं अब एक महाशक्ति बनकर उभरे थे। क्या कहा जाता है इन दोनों देशों को उस टाइम पे? कहा जाता था महाशक्तियां। महाशक्ति यानी कि सुपर पावर्स इन्हें कहा जाता था। क्या कहा जाता था इन्हें? सुपर पावर्स। ठीक है, सो अब हमें यही देखना है कि भाई 1945 के बाद से ही ये शुरू हुआ, उसी के बाद ही दोनों ही देश महाशक्ति बनकर सामने आई, और कैसे इन दोनों में एक दूसरे को लेकर दुश्मनी, नाराजगी, लड़ाई झगड़े शुरू हुए। ठीक है गाइस, तो आप समझते हैं कि भाई शीत युद्ध का मतलब क्या होता है, इस टर्म का मतलब क्या है। तो जब दो या दो से अधिक देशों के बीच संबंध बिगड़ने लगे व टकराव, दिस इज टकराव और तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो, तो यह शीत युद्ध कहलाता है। ठीक है, मतलब जब किसी भी दो देश में, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं, 1945 के बाद जब अमेरिका और सोवियत संघ में कंपटीशन स्टार्ट हो गया, दोनों ही महाशक्ति बन गई, तो उसके बाद ये डायग्राम बनाया, ये पिक्चर आई थी जिसमें दिखाया गया कि किस तरह से सोवियत संघ, अमेरिका अब दोस्त नहीं रहे थे, उन दोनों के बीच में अब गैप आ गया था, अब दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। ओके, सो वही बता रखा है कि भाई जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में जो रिलेशन होते हैं, जब वो खराब होने लगे, जब वो एक दूसरे से जो है ईर्ष्या करने लगे, एक दूसरे की बुराइयां करने लगे, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं शीत युद्ध। ठीक है, और भी सिंपल टर्म्स में अगर इस डेफिनेशन को देखें, तो इस डेफिनेशन के बारे में ये रहा, युद्ध ना होते हुए भी युद्ध जैसी परिस्थिति का उत्पन्न हो जाना ही शीत युद्ध कहलाता है। और 1945 के बाद से एग्जैक्टली यही हुआ। ओके, मतलब कि भाई अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही एक दूसरे के फ्रेंड्स बन के निकले थे। अगर आप इस डायग्राम में देखो, एक तरफ सोवियत संघ है और एक तरफ अमेरिका है। ठीक है, दोनों ही पहले जहां एक दूसरे के फ्रेंड्स थे, वही अब दोनों देश एक दूसरे से कंपटीशन करने लगे। ठीक है, ये वो दोनों ही ये प्रूव करना चाहते थे कि हम दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। ओके, सो इसीलिए उनके बीच में टसल स्टार्ट हो गई, और इसी
टसल को बोलते हैं शीत युद्ध। कि भाई एक्चुअल में कभी युद्ध नहीं हुआ, लेकिन 1945 से लेकर 1991 तक ये दोनों देश एक दूसरे से झगड़ते रहे। मीन्स हर बार ऐसा लगता था कि भाई इन दोनों में युद्ध तो हो ही जाएगा, युद्ध तो हो ही जाएगा, लेकिन कभी भी इन दोनों में युद्ध नहीं हुआ। तो इसीलिए कहा गया है कि भाई जब युद्ध ना होते हुए भी युद्ध जैसी परिस्थितियां बनने लगती हैं, टेंशन्स क्रिएट होने लगती हैं, तो उसी को बोलते हैं शीत युद्ध। ठीक है, शीत युद्ध को हम और भी कई नामों से जानते हैं। शीत युद्ध को जो है ठंडा युद्ध भी कहा जाता है और इसको वाक्य युद्ध भी कहा जाता है। वाक्य मतलब बातें, वर्ड्स। ठीक है, वो युद्ध जिसमें सिर्फ बातों की लड़ाई हो रही है, एक्चुअल में कोई फाइटिंग नहीं होती, उसको शीत युद्ध कहा जाता है। अब तो गाइस क्लियर हो गया होगा। अब इससे जुड़े कुछ और टर्म्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं कि भाई इस तरह का युद्ध पहली बार अमेरिका व सोवियत संघ के बीच देखा गया था और उनसे पहले इस तरह का युद्ध कभी भी नहीं देखा गया था। ठीक है, अब शीत युद्ध के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। जैसे इसमें वास्तविक युद्ध नहीं होता है, मतलब भाई शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें कोई भी एक्चुअल लड़ाई, असली की लड़ाई होती ही नहीं है। इसमें सिर्फ दूर से बैठकर दोनों पार्टीज एक दूसरे की बुराई करती हैं, एक दूसरे के बारे में उल्टी सीधी बातें करती हैं। ओके, बस इतना ही किया जाता है। ओके, और ये जो लड़ाई होती है ना, ये हथियारों की लड़ाई नहीं होती है, ये दिमाग की लड़ाई होती है, जो कि दिमाग से लड़ी जाती है। आया समझ में? जैसे वो दोनों ही देश एक दूसरे के दिमाग से ही लड़ रहे थे सिर्फ। ठीक है, और इस युद्ध में क्या होता है, अखबार व न्यूज चैनल के माध्यम से लड़ाई लड़ी गई। ठीक है, मीन्स इस युद्ध में इन दोनों ने क्या करा, अब देखो एक दूसरे के आमने सामने कभी नहीं गए ये दोनों। ठीक है, सिर्फ न्यूज़पेपर्स के जरिए, ओके, न्यूज चैनल्स पे एक दूसरे की बुराई करते थे, एक दूसरे के बारे में भला बुरा कहते थे कि भाई अमेरिका तो ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। सोवियत संघ बोलता था और अमेरिका जो है सोवियत संघ के बारे में उल्टी सीधी बातें करते थे। तो इसी तरीके से इनके बीच में ये चलता रहा था 45 सालों तक। इसी को सोवियत कह रही हूँ मैं, इसी को शीत युद्ध कहा गया था। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट बातें भी इनसे जुड़ी हुई कि भाई ये दोनों ही देश कभी भी डायरेक्टली एक दूसरे के सामने आकर नहीं लड़े, एक दूसरे के साथ इन्होंने लड़ाई नहीं की, लेकिन इन्होंने परोक्ष युद्ध करवाए। ओके, परोक्ष युद्ध का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको प्रॉक्सी वॉर। ठीक है, प्रॉक्सी वॉर का मतलब होता है कि जब दो पार्टीज आपस में नहीं लड़ रही हैं, लेकिन वो किसी दूसरे को लड़वा रही हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं प्रॉक्सी वॉर, परोक्ष युद्ध। जैसे अमेरिका और सोवियत संघ ने कभी आपस में लड़ाई नहीं करी, लेकिन इन्होंने दूसरे देश जैसे कि कोरिया, अभी आप आगे पढ़ोगे कोरिया युद्ध के बारे में। कोरिया में युद्ध इन दोनों देशों की वजह से हुआ था 1950 से 1953 के बीच में। फिर हम पढ़ेंगे भाई वियतनामी युद्ध। तो ये युद्ध ऐसे थे जो इन दोनों देशों ने अपने मंसूबे पूरे करने के लिए करवाए थे और बाकी देशों को लड़वाया था। आया समझ में? तो मीन्स ये कुछ खास बातें थी कि पहली बात तो ये दिमागी लड़ाई होती है, दिमाग से लड़ी जाती है, इसमें वास्तविक युद्ध नहीं होता, प्लस इसमें परोक्ष युद्ध भी करवाए जाते थे। ठीक है, अब देखते हैं भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि शीत युद्ध क्यों हुआ। सो गाइज, वो क्वेश्चन डील करने से पहले हमें समझना होगा कि इस युद्ध को ये यूनिक नाम दिया किसने था। ओके, सो वो जीनियस थे बर्नार्ड बारूक। ओके, इनके बारे में जानते हैं भाई। बर्नार्ड बारूक जो थे, ये इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, बर्नार्ड बारूक जो थे, इन्होंने 16 अप्रैल 1947 में इस तरह की लड़ाई को, इस तरह के व्यवहार को शीत युद्ध का नाम दिया था। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हो भाई शीत युद्ध, इस शब्द के जन्मदाता बर्नार्ड बारूक ही थे जिन्होंने शीत युद्ध को ये नाम दिया था। ठीक है, पहली बार इस्तेमाल करना इन्होंने स्टार्ट किया था। उस टाइम पे बर्नार्ड बारूक जो हैं हमारे अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार थे। ओके, सो इन्होंने ये नाम सजेस्ट किया था। कौन थे ये? अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार। ओके, सो ये तो नाम आपको पता ही होना चाहिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो गाइज, शीत युद्ध क्यों हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, जो यूजुअली एग्जाम्स में आता है, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई शीत युद्ध के कारण बताओ,
कि ये युद्ध क्यों हुआ था, इसके कारण क्या क्या थे। ओके, तो आप पहला कारण तो जानते ही हो, बहुत ही इजी है, दो महाशक्तियों का उदय होना। ठीक है, यानी कि शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें दो महाशक्तियों का उदय हुआ था। और आप जानते हो 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो उस टाइम पे केवल दो ही ऐसे देश थे, एक तरफ थे अमेरिका, ठीक है, और अमेरिका के साथ सोवियत संघ। ये दोनों ही देश उस समय क्या बन के उभरे थे, ये दोनों ही देश जो हैं महाशक्तियां बन चुकी थी, जिसे हम सुपर पावर भी कहते हैं। ओके, अब जब जैसे ही दोनों ही देश महाशक्तियां बनी, सुपर पावर्स बनी, सो उन दोनों के अंदर जो है कंपटीशन की भावना स्टार्ट होने लगी। दोनों ही अपने आप को एक दूसरे से आगे साबित करना चाहती थी कि भाई मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं ज़्यादा अच्छा हूँ। तो ये कंपटीशन की भावना उन दोनों के मन में आ गई थी, इसीलिए उन दोनों के बीच में ये टस्सल, ये लड़ाई जो है स्टार्ट हुई। ठीक है, सो पहला रीजन तो बहुत ही सिंपल है, क्लियर है। सेकंड रीजन है वैचारिक मतभेद। अब ये बात तो हम जानते हैं कि भाई दोनों देशों में एक बात कॉमन थी कि दोनों ही महाशक्तियां थीं, लेकिन दोनों ही देशों के विचार बिल्कुल डिफरेंट थे। कैसे? जहां एक तरफ अगर अमेरिका की बात करें, ठीक है, सो अमेरिका और सोवियत संघ की बात करें, कैसे उन दोनों की विचारधाराएं, उनकी जो सोच है वो किस तरह से अलग थी। तो अमेरिका में जो है पूंजीवादी व्यवस्था है, ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था जिसे हम आम भाषा में कैपिटलिज्म भी कहते हैं, वो वाली व्यवस्था चलती है। ओके, और सोवियत संघ जो था उसमें उस टाइम पे साम्यवादी व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था थी? साम्यवादी, यानी कि सोशलिज्म। ओके, कैपिटलिज्म में क्या होता है, अब देखो दोनों की अर्थव्यवस्था भी काफी डिफरेंट थी एक दूसरे से। एक देश में पूंजीवादी चलती है और एक देश में साम्यवादी व्यवस्था चलती थी। ठीक है, पूंजीवादी में क्या होता है भाई, जितने भी संसाधन होते हैं, मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ, अदरवाइज ये दोनों इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, संसाधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है। ओके, इसमें क्या होता है, संसाधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है। और इस व्यवस्था में जितने भी संसाधन होते हैं एक देश के, फॉर एग्जाम्पल जितने भी धन संपत्ति ज़मीनें हैं, ये सारे हमारे संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। तो साम्यवादी में क्या होता है, संसाधनों पर सरकार का अधिकार होता है। ठीक है, और पूंजीवादी व्यवस्था में जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, पूंजीपति होते हैं, उनका अधिकार होता है। ओके, सो आप इस तरह से देख सकते हो कि भाई दोनों के विचार, दोनों के आइडियोलॉजीज कितनी डिफरेंट थी एक दूसरे से। तो वो दोनों ही ना आगे चल के इस रेस में लग गए थे कि भाई अमेरिका चाहता था कि वो पूंजीवादी व्यवस्था को एक सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था साबित करे, और सोवियत संघ चाहता था कि भाई साम्यवादी जो है ये व्यवस्था आगे चल के सभी देशों में फॉलो हो। ठीक है, सो दोनों ही अपने विचारधाराओं को लेकर भी हमेशा कंपटीशन, एक दूसरे से टसल जो है किया करते थे। तो ये दूसरा मेन रीजन था इस युद्ध के होने का। ओके, अब देखते हैं इसका थर्ड रीजन। सो गाइस, थर्ड रीजन है सोवियत संघ की विस्तारवादी नीति। ठीक है, अब देखो 1945 के बाद ये बात तो मैं बताया कि भी दोनों देशों में कंपटीशन स्टार्ट हो गया था, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे। लेकिन सोवियत संघ वॉज द फर्स्ट कंट्री हु स्टार्टेड हिज एक्सपेंशनिस्ट व्यू। ठीक है, सोवियत संघ वो पहली ऐसी कंट्री थी जिसने अपना विस्तार करना शुरू किया था। और वो कैसे किया था, ये मान के चलो ये आपका यूरोप है। तो सोवियत संघ ने क्या करा, अब आप तो जानते ही हो कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था ये यूरोप में लड़ा गया था। तो यूरोप के सभी देशों की अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। तो सोवियत संघ ने क्या करा, जितने भी पूर्वी यूरोप के देश थे, ठीक है, जैसे यहाँ के जितने भी देश थे, जिसे हम कह सकते हैं भाई, जैसे कि पोलैंड, पोलैंड, हंगरी, इन देशों की बात करें तो सोवियत संघ ने सबसे पहले जो है इन देशों में जाना स्टार्ट किया, इन देशों की आर्थिक सहायता देनी शुरू करी, ताकि ये देश जो हैं ये सोवियत संघ की सपोर्ट करे और सोवियत संघ की जो पॉलिसी है साम्यवादी, उसको भी सपोर्ट करना चालू कर दें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो पहल है ना वो सोवियत संघ ने की थी। और फिर बाद में इसका देखा देखी अमेरिका ने जो है पश्चिमी यूरोप के देशों की हेल्प करना स्टार्ट कर दिया था। और इस तरीके से इन दोनों देशों ने शीत युद्ध को आगे बढ़ाया।
ठीक है, सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप की हेल्प करना स्टार्ट कर दिया और अमेरिका हमारा मैप में पश्चिम साइड पे पड़ता है, तो उसने पश्चिमी देशों की हेल्प करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, सो यही इसी को बोला जाता है सोवियत संघ की विस्तारवादी नीति। अगला पॉइंट देखते हैं भी, शक्ति के लिए संघर्ष। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है भाई, दोनों देश हमारी महाशक्तियां थी, तो ये पॉइंट कनेक्टेड है। ठीक है, दोनों ही देश चाहते थे कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करें, अपने आप को सुपीरियर, सबसे आगे साबित करें। ठीक है, अमेरिका चाहता था कि भाई पूरी दुनिया जो है अमेरिका को माने, ठीक है, पूंजीवाद को फॉलो करे, ताकि अमेरिका जो है और भी ज्यादा पावरफुल हो जाए। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ जो है सोवियत संघ था। सोवियत संघ चाहता था कि भाई पूरी दुनिया के देश जो हैं सोवियत संघ को फॉलो करें और उनकी जो आइडियोलॉजी है साम्यवाद, साम्यवाद को ही फॉलो किया जाए। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में क्या शुरू हुई, लड़ाई झगड़े शुरू हुए। तो मेनली यही 4 कारण थे जिसकी वजह से शीत युद्ध हुआ था, दो महाशक्तियों का बनना, ओके, वैचारिक मतभेद, सोवियत संघ की विस्तारवादी नीति, और चौथा पॉइंट शक्ति के लिए संघर्ष। ठीक है, और ये संघर्ष जो है 1945 में इनका शुरू हुआ था और 1991 में जाकर खत्म हुआ था। ठीक है, सो गाइज अब देखते हैं अपना थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, शीत युद्ध का दायरा। दायरे का मतलब है कि भाई शीत युद्ध तो पता है हमें 1945 में शुरू हुआ था और 1991 तक चला, तो इन 45 सालों में आप आइडिया लगाओ कितनी सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं इन दोनों देशों में, इन दोनों देशों की वजह से हुई होंगी, है ना। सो उन सभी घटनाओं को तो हम पढ़ नहीं सकते, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट घटनाएं थी वही आपके इस क्लास 12th की बुक में दे रखी हैं, उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट घटनाओं को ही देखेंगे। तो शीत युद्ध के दायरे का मतलब है शीत युद्ध के दौरान हुई घटनाएं, कि कौन कौन सी घटनाएं इन 45 सालों में हुई थी वो हम देखेंगे। ओके, तो जो सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट घटना है वो है ट्रूमैन सिद्धांत। ओके, जिसे हम ट्रूमैन डॉक्ट्रिन भी कहते हैं। तो इस सिद्धांत के बारे में जानेंगे, सिद्धांत क्या था और ये किसने दिया था। तो जैसे कि आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं, ये जो सिद्धांत है ये अमेरिकी राष्ट्रपति 1945 में अमेरिका के राष्ट्रपति थे हैरी एस ट्रूमैन, जिसका डायग्राम यहाँ पे है। सो उस टाइम पे इन राष्ट्रपति ने ये एक सिद्धांत दिया था, ये एक विचार दिया था, और वो विचार कब लेकर आए थे, वो 12 मार्च 1945 को। ठीक है, उस दिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी की एक मीटिंग रखी हुई थी। ठीक है, सो कांग्रेस सभा में जाकर उन्होंने एक स्पीच दी थी, और स्पीच में क्या कहा था भाई, उन्होंने ये कहा था कि सोवियत संघ के विस्तार को रोकना है। ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहले जो है शुरुआत जो है दूसरे देशों में जाने की, आर्थिक सहायता पहुंचाने की और दूसरे देशों को अपने साथ शामिल करने की, इन चीज़ों की शुरुआत जो है सोवियत संघ ने की थी। ठीक है, और आगे चल के जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्लियर कर दिया था कि हमारा मेन फोकस क्या रहेगा भाई, सोवियत संघ को आगे बढ़ने नहीं देना है, सोवियत संघ को रोकना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आया समझ में, तो इसी को बोलते हैं ट्रूमैन सिद्धांत। ठीक है, और इसके बाद जो भी अमेरिका ने पॉलिसीज बनाई, उन सभी पॉलिसीज में इस बात को ध्यान में रखा गया कि हम भाई जो भी काम करेंगे सोवियत संघ को बस आगे बढ़ने से रोकना है हमें। अब ये क्लियर हो गया गाइस। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मार्शल प्लान। जैसे कि आप जानते हो 1945 में ट्रूमैन सिद्धांत आया था और फिर उसी को अमेरिकी जितने भी कार्यकर्ता थे उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट किया। फिर ठीक 3 साल बाद 1948 में जॉर्ज सी मार्शल थे, जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री थे। ठीक है, उन्होंने एक प्लान दिया था अमेरिका को कि अमेरिका को कैसे आगे बढ़ना चाहिए और उन्हें क्या करना चाहिए, और इसी प्लान को मार्शल प्लान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये प्लान जो है जॉर्ज सी मार्शल ने दिया था, जो कि उस समय वहां के विदेश मंत्री थे। अब इस प्लान में उन्होंने क्या कहा था, इस प्लान में उन्होंने कहा था कि भाई पश्चिमी यूरोप में आर्थिक सहायता पहुंचाई जाए। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं भाई दूसरे विश्व युद्ध की वजह से क्या हुआ था। एक बार फिर बता देती हूँ, दूसरा विश्व युद्ध जो है वो यूरोप में लड़ा गया था, जिसकी वजह से यूरोप के जितने भी देश थे यूरोप में, वो सारे के सारे जो हैं आर्थिक रूप से काफी परेशान हो गए थे। ठीक है, और उन सभी देशों में बहुत सारी दिक्कतें आ गई थी, जैसे कि बेरोजगारी, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग जो थे मारे जा चुके थे युद्ध में। ओके, गरीबी बहुत ज़्यादा हो गई थी।
ठीक है। बेरोजगारी, गरीबी, तरह तरह की बीमारियां उन देशों में फैल रही थी। ओके, सो इन सभी प्रॉब्लम से निपटने के लिए मार्शल ने कहा कि भाई आप एक काम करो, मौका बढ़िया मिला हुआ है, इस टाइम पे इन सभी देशों को हमारी ज़रूरत है, तो क्यों ना हम इन सभी देशों को हेल्प पहुंचाना स्टार्ट करें। और फिर इन ये देश जो है हमारी बात मानेंगे और ये देश हमारी पूंजीवादी व्यवस्था को भी मानेंगे। तो उन्होंने क्या करा भाई, पूर्वी यूरोप की हेल्प करना स्टार्ट किया सोवियत संघ ने, तो वहीं पश्चिमी यूरोप के देशों की हेल्प करना स्टार्ट किया अमेरिका ने। ठीक है, आर्थिक सहायता पहुंचाने शुरू करी इन्होंने, और इसी को बोलते हैं मार्शल प्लान। अब तीसरी इंपॉर्टेंट घटना हुई थी गठबंधन की शुरुआत। गठबंधन का मतलब जिसे हम अलायंस भी कह सकते हैं। गठबंधन का मतलब क्या होता है भाई, गठबंधन वर्ड आपको कई कई जगह इस चैप्टर में गुटबंदी के नाम से भी देखने को मिलेगा, और दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो गठबंधन का मीनिंग होता है युद्ध की स्थिति में आपसी सहायता के लिए दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाला औपचारिक समझौता। मतलब कि जब मान लो किसी भी देश को ऐसा लगता है कि भाई युद्ध होने वाला है, ओके, सो वो सभी देश क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, ओके, और मिलकर एक अग्रीमेंट कर लेंगे, ओके, एक डॉक्यूमेंट साइन कर लेंगे भाई कि अगर कल को युद्ध होता है तो हम चारों एक दूसरे की हेल्प करके एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे युद्ध में। ठीक है, और इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसी को, गठबंधन। आए समझ में, वही लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह के गठबंधनों की शुरुआत भी जो है शीत युद्ध के दौरान ही हुई थी। ठीक है, और इन गठबंधनों की शुरुआत भी देखते हैं कैसे हुई थी और कौन कौन से गठबंधन किए गए थे। मीनिंग क्लियर हो गया गाइस? तो गाइस बेसिकली उस टाइम पे जो गठबंधन किए जा रहे थे उन्हें बोलते हैं सैन्य गठबंधन, यानी मिलिट्री अलायंस। ओके, सो सैन्य गठबंधन में क्या होता है बेसिकली, अभी तो हमने पढ़ ही लिया है कि जो भी देश होते हैं वो एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ गठबंधन करके एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ओके, तो इसी तरह से सैन्य गठबंधनों की शुरुआत की थी अमेरिका और सोवियत संघ ने। जैसे कि आप यहाँ मैप में भी देख सकते हो, यह है हमारा अमेरिका, ओके, और इस तरफ है हमारा सोवियत संघ। ठीक है, तो सोवियत संघ अगर मैप के अकॉर्डिंग देखें, हम विश्व के मानचित्र के अकॉर्डिंग देखें, तो ये जो है पूर्व दिशा में जाता है। ठीक है, तो सोवियत संघ ने क्या करा था, जितने भी उसके आसपास के देश हैं इन सभी देशों के साथ उसने क्या करा, गठबंधन करना स्टार्ट किया, जिसे हम बोलते हैं पूर्वी गठबंधन। क्यों? क्योंकि ये पूर्व की तरफ है देश। ठीक है, अमेरिका की बात करें तो ये थोड़ा सा पश्चिम की साइड आ जाता है। ठीक है, इसलिए अमेरिका ने जो जो सैन्य गठबंधन किए थे उन्हें कॉमनली कहते हैं पश्चिमी गठबंधन। ठीक है, इसे आप कह सकते हो इंग्लिश में ईस्टर्न अलायंस, और इसे आप कह सकते हो वेस्टर्न अलायंस। ठीक है, सो इस तरह से इन दोनों देशों ने गठबंधन करना स्टार्ट किया था और पूरे विश्व को इन्होंने दो हिस्से में बांट दिया था। एक कहलाता है पूर्वी गठबंधन, एक कहलाता है पश्चिमी गठबंधन। आए समझ में? आप देखेंगे भी इन्होंने कौन कौन से गठबंधन किए थे और उनके नाम क्या थे। तो अमेरिका ने मेनली तीन तरह के गठबंधन किए थे, एक तो था नाटो, ठीक है, सीटो, सेंटो, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। और सोवियत संघ ने एक ही गठबंधन किया था जिसको बोलते हैं वॉर्सो पैक्ट। ठीक है, 1955 में किया था, इसके बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले अमेरिका के सैन्य गठबंधन को देखते हैं जिसका नाम था नाटो, इंग्लिश में NATO कहते हैं। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, मीन्स अमेरिका ही वो देश था जिसने सबसे पहले सैन्य गठबंधन करना स्टार्ट किया था, और उसने ये गठबंधन किया था 12 देशों के साथ मिलकर। ठीक है, तो ये सैन्य गठबंधन में कितने देश शामिल थे, 12 देश। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड है ये अप्रैल 1949 में किया था उसने। ठीक है, अब जब उन्होंने ये 12 देशों के साथ मिलकर ये अग्रीमेंट किया, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई, तो उस टाइम पे उन्होंने एक ही लक्ष्य रखा था अपने सामने, एक ही उनका मोटिव था कि एक देश पर हमला हुआ तो सामूहिक सहायता देंगे। मीन्स उन 12 देशों ने आपस में क्या प्रॉमिस किया था एक दूसरे से, कि अगर हम में से किसी पे भी अगर कोई भी अटैक करता है तो सारे मिलकर उसका साथ देंगे। आ रहा है गाइस समझ में? और वो 12 देश कौन से थे,
तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर उन 12 देशों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, फ्रांस, नॉर्वे, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, इटली, पुर्तगाल, ब्रिटेन और अमेरिका खुद। ठीक है, तो ये 12 देश थे। और अमेरिका ने क्या करा था, ये जो नाटो का ऑफिस है, ये वहाँ की पिक भी आप देख सकते हो। तो इसकी खास बात ये है कि जितने भी देश इस संगठन में हैं, उन सबके झंडे यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, और जैसे जैसे सदस्य बढ़ते जाते हैं, यहाँ पर जो झंडे हैं वो ऐड ऑन होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले यहाँ पे सिर्फ 12 झंडे थे, अब यहाँ पे टोटल कितने झंडे हैं, क्या आप काउंट कर सकते हो? देखो, इस यहाँ पे अभी इस इमेज में टोटल 30 झंडे हैं। क्यों? क्योंकि आज जो है इन सदस्यों की संख्या बढ़कर 30 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 30। ओके, और ये भी संस्था जो है आज तक काम कर रही है। आप खुद सोचो, 1949 में बनी हुई थी और आज तक एक्टिवली वर्क कर रही है। ओके, सो इसे बोलते हैं नाटो। अभी हम फिर देखेंगे कि भाई सीटो और सेंटो क्या था। और सो गाइज, नाटो के बारे में हमने स्टडी कर ली। अब हमें जो है अमेरिका की सोच को पहले समझना होगा, तभी हमें सारे गठबंधन समझ में आएंगे। तो गाइज, ये है हमारा विश्व का मानचित्र। इसमें ये रहा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अब देखते हैं भी अमेरिका की दूरगामी सोच क्या थी। तो देखो, अमेरिका ने सबसे पहले सोचा था कि हम जो है यूरोपीय देशों के साथ सैन्य गठबंधन करते हैं, जैसे हमने कहा नेटो। तो हमने देखा भाई कि किस तरह से उन्होंने, ये रहा हमारा यूरोप, तो उन्होंने सबसे पहले जो है यूरोपीय देशों के साथ सैन्य गठबंधन किया, जिसे क्या नाम दिया गया? नेटो का, नाटो का नाम दिया गया। ठीक है, अब उन्होंने सोचा कि भाई नाटो के साथ तो हमने सैन्य गठबंधन कर ही लिया है, तो क्यों ना एशिया में चलते हैं और एशिया के देशों के साथ भी ऐसा गठबंधन करते हैं। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारा एशिया है और एशिया में इस एरिया को बोलते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, जिसमें हमारे फिलीपींस, थाईलैंड, हांगकांग के सारे इलाके आ जाते हैं। फिर उन्होंने इन देशों के साथ भी एक सैन्य गठबंधन किया, जिसे आप आगे चल के पढ़ोगे, और उस सैन्य गठबंधन को बोलते हैं सीटो। ठीक है, सीटो उन्होंने डिस्कस किया 1954 में, ये गठबंधन किया था। कब किया था? 1954 में। ठीक है, ताकि उन्हें और भी ज्यादा देशों का सपोर्ट, सहायता, हेल्प, ये सब कुछ मिल सके। ठीक है, और इसके बाद अमेरिका ने सोचा कि भाई इन देशों को भी हमने अपने साथ शामिल कर लिया, तो एक काम करते हैं, अब हम सीधा जाएंगे मध्य एशिया के देशों के पास, जिसमें आपको पता है ईरान, इराक, कुवैत, ये सारे देश आते हैं, सऊदी अरेबिया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है हमारा मध्य एशिया। फिर उन्होंने जो है, ये तो सेकेंड इनका था गठबंधन, फिर तीसरा गठबंधन इन्होंने मध्य एशिया के देशों के साथ किया था, जिसको बोलते हैं सेंटो। इसके बारे में भी हमें आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं भाई कि उन्होंने किस तरह से ये महत्वपूर्ण सैन्य गठबंधन किए। ठीक है गाइज, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं भाई, ये क्वेश्चन तो आपके मन में आ ही रहा होगा कि जब ये देश अपने आप में अपने आप को एक महाशक्ति बोलती है और हमेशा बोलती है कि भाई मैं तो बहुत ही पावरफुल हूँ, ठीक है, मेरे पास तो बहुत ही ज्यादा अपार सैन्य शक्ति है, सब कुछ है, ठीक है, तो फिर क्यों इन देशों ने, इस देश ने छोटे छोटे कंट्रीज को अपने साथ मिलाया, छोटे छोटे कंट्रीज के साथ गठबंधन किया? सो उसके लिए हमें कारण पढ़ने होंगे। तो देखो, कई सारे कारण होते हैं इसके पीछे, तो हमें वो 4 कारण देखने होंगे। पहला कारण क्या होता है? महत्वपूर्ण संसाधन। ठीक है, और इसको यहीं पर समझ लेते हैं। दूसरा पॉइंट है भूक्षेत्र। ठीक है, थर्ड रीजन होता है सैनिक ठिकाने। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट रीजन होता है आर्थिक मदद। ठीक है, तो इन चारों पॉइंट्स को 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे हम। और चौथा पॉइंट है आर्थिक मदद। तो इन 4 रीजंस की वजह से ना, ये बड़ी बड़ी महाशक्तियों ने छोटी छोटी कंट्रीज को अपने साथ शामिल किया। पहला क्या था भाई? महत्वपूर्ण संसाधन। आपको पता ही है किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या होता है? तेल। तेल या फिर तो प्राकृतिक संसाधन जितने भी होते हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, जैसे अमेरिका, उन्होंने छोटी छोटी कंट्रीज को अपने साथ इसीलिए मिलाया है ताकि जब भी इन्हें इस संसाधन की जरूरत पड़े तो ये देश जो है हर बार इनके युद्ध में हेल्प करने को तैयार हो जाएं। ठीक है, सेकेंड रीजन क्या था भी? इनके पास भूक्षेत्र। मीन्स अब ये देश चाहते थे कि इनके पास जो बहुत बड़ी लाखों करोड़ों की तादाद में सेना है, हथियार हैं, उन्हें तैनात करने के लिए स्पेस भी तो चाहिए। तो भूक्षेत्र का मतलब है स्पेस। ठीक है, तो
इन छोटी छोटी कंट्रीज को अपने साथ मिलाने से इन्हें क्या मिल जाता है, बहुत काफ़ी सारी जगह मिल जाती है जहाँ पे ये अपनी सेना को ट्रेनिंग दे सकते हैं, अपने हथियारों को तैनात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए भी ये लोग गठबंधन किया करते थे। तीसरा रीजन है वही भाई सैनिक ठिकाने। सैनिकों को ठिकाने देने के लिए, उनको एक पर्टिकुलर स्पेस देने के लिए भी गठबंधन ये लोग किया करते थे। ओके, और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्थिक मदद, कि भाई मान लो कल को अगर अमेरिका पे सोवियत संघ हमला कर भी देता है तो उस टाइम पे अमेरिका को हेल्प देने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। तो इसलिए इन 4 रीजंस के चलते ये देश जो है सैन्य गठबंधन किया करते थे। ये तुमने पढ़ लिया। अब देखते हैं भाई बाकी दोनों गठबंधनों की स्टडी करते हैं, सीटो और सेंटो की। सीटो, सीटो स्पेलिंग भी देख सकते हो, SEATO है। इसका मतलब क्या है, दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन। गाइस नाम से क्लियर हो रहा है कि वो संधि जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ की गई थी, जैसे मैंने आपको मैप में दिखाया। ओके, उसी को बोलते हैं सीटो, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये जो संधि है ये 8 सितंबर 1954 को की गई थी, पहले ही बता चुकी हूँ मैं आपको। प्लस दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ ही सैन्य गठबंधन किया गया था। और यहाँ इस डायग्राम में इनकी मीटिंग्स जो हुई थी उसके आप फोटो देख सकते हैं। ठीक है, यही वो 8 देश हैं जिनके साथ मिलकर ये सैन्य गठबंधन किया गया था। कौन कौन से देश शामिल है भाई इसके अंदर, वो है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, ब्रिटेन, अमेरिका और थाईलैंड। ठीक है, तो भाई ये जो गठबंधन है यहाँ पे ये 8 देश थे जिनके साथ ये गठबंधन किया गया था। ओके, लेकिन ये गठबंधन लंबे समय तक नहीं चल पाया था। जिस तरह से नेटो जो है आज तक जारी है, ये गठबंधन लंबा नहीं चल सका था और ये जून 1977 में ही खत्म हो गया था। ओके, ये है सीटो की बात। अब देखते हैं अमेरिका का अगला महत्वपूर्ण गठबंधन जिसे हम बोलते हैं सेंटो। ठीक है, सेंटो का मतलब क्या है भाई, केंद्रीय संधि संगठन। ओके, और इसको हम सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ओके, अब ये तो पता ही है, मैंने आपको जस्ट बताया है अभी कि जो है मध्य एशिया के देशों के साथ जब इन्होंने गठबंधन किया था तो उसी को बोलते हैं केंद्रीय संधि संगठन। ठीक है, जिसमें हम मध्य एशिया के देशों के साथ संगठन किया गया था। और ये जो गठबंधन है ये फरवरी 1959 में किया था। ठीक है, अब इस गठबंधन को ना बहुत ही पॉपुलरली बगदाद पैक्ट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है द बगदाद पैक्ट। ठीक है, तो इस गठबंधन को बगदाद पैक्ट भी कहते हैं। लेकिन क्यों, क्योंकि ये जो गठबंधन है ये इराक में एक जगह है बगदाद। ठीक है, उस जगह पे ये गठबंधन किया गया था। इराक में एक जगह है बगदाद, वहीं पर इन सभी देशों की मीटिंग हुई थी और वहीं पे उन्होंने इस गठबंधन की स्थापना की थी, इसलिए इसको बगदाद पैक्ट भी कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से देश शामिल थे। ये जो है ना इसमें 5 देश शामिल थे, ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका। ठीक है, देखो अब जो है सिर्फ 5 देश क्यों बोले गए हैं, अमेरिका को क्यों नहीं शामिल किया गया, क्योंकि जब ये पैक्ट हो रहा था तो उस टाइम पे अमेरिका ने स्टार्टिंग में बड़ी जोश के साथ बोल दिया था कि हाँ आप लोग आगे बढ़ो, मैं इन सभी 5 देशों की हेल्प करूंगा। लेकिन आगे चल के जो है अमेरिका ने इनकी हेल्प करने से इनकार कर दिया था। और फिर बाद में मीन्स आप कह सकते हो 3 साल बाद जाकर 1958 में अमेरिका ने इस संगठन को ज्वाइन किया। ठीक है, तो इसीलिए अमेरिका का नाम इसमें बाद में आता है। ये क्लियर हो गया गाइस। अब बात करते हैं भाई ये जो संगठन था ना ये भी लंबे समय तक नहीं चल पाया था और ये मार्च 1979 में ही ये संगठन खत्म हो गया था। आ रही बात समझ में, तो सेंटो हमारा क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं भाई अमेरिका ने जब बैक टू बैक 3 बड़ी बड़ी संधियां की, संगठन किए, तो इसको देखते हुए सोवियत संघ को लगा कि भाई हमें भी अपना एक गठबंधन करना चाहिए और उन्होंने फिर किया वार्सा पैक्ट। तो वार्सा पैक्ट की बात करें, सोवियत संघ द्वारा पूर्वी यूरोप, दिस इज पूर्वी यूरोप के देशों के साथ किया गया सैन्य गठबंधन था, जो कि इसने सिंपल है भाई अमेरिका को कॉपी करते हुए इसने भी सोचा कि भी जिस तरह से उन्होंने पश्चिमी यूरोप के साथ किया है गठबंधन, हमें भी पूर्वी यूरोप के देशों के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये रहा हमारा सोवियत संघ, इसने अपने आसपास जितनी भी कंट्रीज थी इन्हीं कंट्रीज के साथ मिलकर एक सैन्य गठबंधन कर लिया था जिसको हम बोलते हैं वार्सा पैक्ट। ठीक है, अब ये गठबंधन जो है 14 मई 1955 को किया गया था। ठीक है, और इसको जो है इसे वार्सा पैक्ट क्यों बोला जाता है भाई,
इसका कोई और नाम भी तो रख सकते थे, तो वारसा क्यों रखा? क्योंकि ये गठबंधन जो है पोलैंड के वारसा नामक जगह पे किया गया था। आया समझ में? इसलिए इसका नाम ही पड़ गया वारसा पैक्ट, और इंग्लिश में इसको वॉर्सो पैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब इस गठबंधन में भाई 7 देश शामिल थे। कौन कौन से? यहाँ पे डायग्राम में भी नाम लिखे हुए हैं, बट दैट आर इन इंग्लिश, तो आप यहाँ पे देख लो। तो ये देश हैं अल्बानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और सोवियत संघ। ठीक है, ये नाम आपको अब क्लियरली दिख रहे होंगे। सो इन देशों के साथ ये गठबंधन किया गया था, जो कि पूर्वी यूरोप के देश थे। लेकिन ये गठबंधन भी लंबे समय तक नहीं चल पाया था, और जुलाई 1991 मीन्स जब सोवियत संघ का खात्मा हुआ था, तभी ये गठबंधन भी खत्म हो चुका था। सो ये क्लियर हो गया गाइस। अब देखते हैं शीत युद्ध के दौरान हुई सबसे इंपॉर्टेंट घटना। तो नेक्स्ट टॉपिक है बर्लिन की घेराबंदी। ठीक है, इस टॉपिक को भी हमें ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले तो देखते हैं बर्लिन क्या है। बर्लिन उस टाइम पे जर्मनी की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? जर्मनी की राजधानी थी। अब ये जो घटना है, ये घटना शुरू हुई 1961 में। ओके, इस घटना के बारे में समझेंगे। तो आप ऐसा मान के चलो, ये आपकी जर्मनी कंट्री है। ठीक है, अब जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये बात तो हम जानते ही हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ ने यूरोप के अलग अलग देशों को अपने साथ शामिल करना शुरू कर दिया था। और हमने पढ़ा भी है भाई, सबसे पहले उन्होंने यूरोप के 2 हिस्से किए थे भाई। पूर्वी यूरोप को सोवियत संघ ने हेल्प करना स्टार्ट किया था। ठीक है, और भाई जो पश्चिमी यूरोप था उसको अमेरिका ने हेल्प करना स्टार्ट किया था। तो इस तरह से उन्होंने भाई यूरोप को भी 2 हिस्से में बांट दिया था। अब सेम यही पैटर्न फॉलो किया उन्होंने जर्मनी के साथ। ठीक है, उन्होंने क्या करा, जर्मनी के भी 2 हिस्से कर दिए। ठीक है, मतलब कि जो पूर्वी जर्मनी जो थी उसकी आर्थिक सहायता पहुंचानी शुरू करी सोवियत संघ ने, क्योंकि आप जानते हो प्रथम विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा जो प्रभावित देश था वो जर्मनी था। बहुत ही बुरी तरीके से उसकी हार हुई थी, और जर्मनी पूरी तरीके से आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया था। तो भाई सोवियत संघ ने दिखावा किया कि चलो भाई हमें पूर्वी जर्मनी की हेल्प करनी है, इसको आर्थिक सहायता करनी है, तो चलो करना शुरू करते हैं। फिर दूसरी तरफ पश्चिमी जर्मनी था। ठीक है, अब पश्चिमी जर्मनी की हेल्प करना किसने स्टार्ट किया? अमेरिका ने। ठीक है भाई, ये तो लॉजिक समझना आसान है। ठीक है, अब क्या होता है, इन्होंने धीरे धीरे इसका विकास करना स्टार्ट किया 1945 के बाद से। ठीक है, लेकिन आगे चल के आपको पता ही है भाई, पूर्वी जर्मनी में कौन सा पैटर्न फॉलो होगा? साम्यवाद का। और पश्चिमी जर्मनी में कौन सा पैटर्न फॉलो होगा? पूंजीवाद का। है ना भाई? तो क्या था भाई, धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि पश्चिमी जर्मनी का डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा है पूर्वी जर्मनी के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे पूंजीवाद था। ठीक है, तो उसको फॉलो करते हुए ना जो पूर्वी जर्मनी के लोग थे वो क्या करने लगे, तो जो ये पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग थे उन्होंने सोचा भाई यहाँ तो हमारा कुछ होने नहीं वाला, हम एक काम करते हैं, हम पश्चिमी जर्मनी चलते हैं और वहां पर हमें काफी अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी और वहीं पर आराम से रहेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं भाई लाखों लोग जो हैं एक एक करते हुए पूर्वी जर्मनी से निकल के पश्चिमी जर्मनी में जाने लगे थे। अब इस बात से हुई सोवियत संघ को टेंशन। ठीक है, सोवियत संघ ने सोचा भाई अगर सारे ही पढ़े लिखे लोग जो हैं यहाँ से निकलकर यहाँ चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा जो है हमारे इस एरिया का विकास कैसे होगा? क्योंकि बिना लोगों के तो विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यही सोचते हुए उसने क्या करा, जर्मनी में, ठीक है, पूर्वी जर्मनी को पश्चिमी जर्मनी से अलग रखने के लिए और लोगों को रोकने के लिए उसने एक लंबी सी दीवार बना दी, जिसे बोलते हैं हम बर्लिन की घेराबंदी। ठीक है, क्योंकि इस तरह की दीवार जो है पहली बार इतिहास में किसी देश में बनाई गई थी, इसलिए ये घटना बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। ओके, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, दिस वॉज द बर्लिन वॉल, जो कि बहुत ही लंबी थी। ठीक है, आप इसे कह सकते हो भाई ये जो दीवार थी ये लगभग 15 फीट ऊंची थी। ठीक है, मीन्स अगर हाइट की बात करें 15 फीट ऊंची थी और 120 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई थी। ठीक है, जो जस्ट इमेजिन इसमें कितना पैसा कितना समय लगा होगा। ठीक है, तो वही है भाई, इसी वॉल को बोलते हैं बर्लिन की घेराबंदी, जो कि अपने आप में काफी अनोखी घटना थी। तो पूर्वी जर्मनी को पश्चिमी जर्मनी से अलग करने के लिए बनाई गई थी ये। ठीक है, ताकि यहाँ से लोग उठकर यहाँ पे ना जा सके। सेकेंड, 12 अगस्त 1961 में ये जो दीवार थी बनाई गई थी। ठीक है, और ये जो दीवार थी 1979 तक की चल पाई थी।
सॉरी 1989 तक ही ये दीवार चल पाई थी। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो है आम लोगों ने विरोध करके खुद ही इस दीवार को तोड़कर गिरा दिया था। क्योंकि आप खुद सोचो कितना मुश्किल होगा उन लोगों के लिए जिनके आधे सदस्य इस हिस्से में रहते थे और आधे सदस्य इस हिस्से में रहते थे। मीन्स वो अपने फैमिली मेंबर्स तक को नहीं मिल पाते थे। और भी बहुत सारी दिक्कतें आम लोगों को आने लगी थी, तो फिर लोगों ने इस दीवार को खुद ही गिरा दिया था। आया समझ में? और रीजन तो मैंने बता ही दिया कि ये दीवार क्यों बनाई गई थी। शिक्षित व कुशल लोगों के विस्थापन को रोकने के लिए ये वॉल बनाई गई थी। ये क्लियर हो गया गाइस? अब है हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जिसे बोलते हैं क्यूबा मिसाइल संकट, यानी कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ठीक है, सो ये जो घटना थी ना गाइस, इस घटना को ना शीत युद्ध की चरम सीमा कहा जाता है। जैसे कि हम कोई भी मूवी देखते हैं तो उसमें एक पॉइंट आता है ना क्लाइमेक्स का, ठीक है, जब या तो आर हो जाती या तो पार हो जाती हैं चीजें, है ना। तो वैसे ही सिचुएशन कुछ क्रिएट हो गई थी 1962 में। ठीक है, और ये जो सिचुएशन थी, जो घटना थी ना, इस घटना ने पूरे विश्व को डरा दिया था और इतना तनाव पैदा कर दिया था कि लग रहा था कि दोनों देशों के बीच में तीसरा विश्व युद्ध तो छिड़ जाएगा, अब नहीं रुकने वाले दोनों पार्टीज। ठीक है, तो फिर देखते हैं कि भाई ये घटना क्या थी, कब शुरू हुई और इसको कैसे टाला गया। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि हमारी अब तक की स्टोरी में हमने दो पार्टीज ही देखी थी, लेकिन इन पार्टीज के बीच में तीसरी पार्टी आ गई हमारी क्यूबा। ठीक है, जिस तरह से कबाब में हड्डी आ जाती है। तो वही भी उस टाइम पे इन तीनों देशों को हमें देखना होगा, अमेरिका, क्यूबा और सोवियत संघ, इन तीनों का रिलेशन समझना होगा कि क्या था इनके बीच में, किस तरह का इनके बीच में ट्रायो बना हुआ था। तो उस टाइम पे देखो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वो थे जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, दूसरी तरफ क्यूबा जो है बहुत ही छोटी सी कंट्री है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। इसके प्रेसिडेंट थे फिडेल कास्ट्रो। सोवियत संघ के थे निकिता क्रुश्चेव। ठीक है, अब जानते हैं सबसे पहले क्यूबा के बारे में। तो अमेरिका आप देख ही रहे हो, अमेरिका की सीमा से लगा हुआ एक बहुत ही छोटा सा द्वीपीय देश है जिसे हम बोलते हैं क्यूबा। ठीक है, जैसे आपको डायग्राम में क्लियरली दिख ही रहा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबा। ठीक है, अमेरिकी सीमा से लगा एक छोटा सा देश है जिसे बोलते हैं क्यूबा। ठीक है, अब क्या था, आपको पता ही है अमेरिका में कौन सी व्यवस्था चलती है? पूंजीवादी। ठीक है, सो आप डेफिनेटली जब अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था चलती है तो क्यूबा में भी चलती होगी। तो क्यूबा के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं हम। ठीक है, क्यूबा में 1952 में ना अमेरिका ने पूंजीवादी व्यवस्था स्टार्ट की थी। ठीक है, और वहां पर जो है अपनी मर्जी के जो है प्रेसिडेंट को बैठाया था, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? बतिस्ता की सरकार थी वहां पर, जनरल बतिस्ता थे। उनकी सरकार वहां पे चलती थी और पूंजीवाद बहुत ही बढ़िया ढंग से फॉलो हो रहा था, सब कुछ मजे में चल रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ? सोवियत संघ जो है ना, सोवियत संघ को लगने लगा कि भाई अगर हमें अमेरिका पे नजर रखनी है तो इस कंट्री से बेटर ऑप्शन तो कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ये जो कंट्री है अमेरिका की सीमा से लगी हुई है, बहुत ही छोटी सी है, यहाँ पर हम लोग चले जाएंगे और यहाँ पे बैठे बैठे अमेरिका की जासूसी करते रहेंगे। ठीक है भाई, तो ये उनकी आइडियोलॉजी थी। अब सोवियत संघ ने भी क्या करना स्टार्ट किया? इनकी क्यूबा की हेल्प करनी स्टार्ट की, भाई फाइनेंशियली हेल्प पहुंचाना शुरू करा। और धीरे धीरे करते करते 1959 में उन्होंने वहां पर साम्यवादी शासन शुरू कर दिया। आप खुद सोचो, मीन्स पूंजीवाद को हटाकर सोवियत संघ वहां पे साम्यवाद लेकर आ गया और अपने मन पसंद के नेता को वहां पर बैठा दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? फिडेल कास्ट्रो, जिनका नाम आपने पढ़ ही चुके हो। तो फिडेल कास्ट्रो की वहां पे सरकार बनी और वहां पर जो है सोवियत संघ की अब चलने लगी। ठीक है, लेकिन इस बात से ना अमेरिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसको ये लगा कि भाई ये तो मेरे ही पास का देश है, तो यहाँ पर मेरी क्यों नहीं चल पा रही है। ठीक है, और यहीं से जो है ना मेनली पंगा होता है शुरू, जिसे हम आगे देखेंगे। ठीक है भाई, तो अब अमेरिका को तो गुस्सा आ ही रहा था। तो उसने क्या करा, उसने ये सोच लिया था अप्रैल 1961 में कि अब जो है ना, अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब हम अमेरिका ने क्यूबा से साम्यवाद को हटाने के लिए आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी थी कि भाई अगर कुछ दिनों में क्यूबा से जो है साम्यवाद फिडेल कास्ट्रो नहीं हटते हैं तो हम उन पे अटैक कर देंगे। ठीक है, वहां पे इन्वेजन कर देंगे। तो ये प्लानिंग वो करने लगे। ठीक है, अब इस प्लानिंग की खबर जो है क्यूबा को चली। ठीक है, इस पहले प्लानिंग की खबर क्यूबा को चली, फिडेल कास्ट्रो को पता लगी। तो देखो भाई, क्यूबा तो बहुत ही छोटी सी कंट्री है, वो अकेले अमेरिका का सामना नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए फिडेल ने सोवियत संघ से सहायता मांगी और बोला कि भाई आप आओ और आप हमारी आकर हेल्प करो, जैसे आपने अभी तक हमारी हेल्प की है। ठीक है भाई, तो इसी बात पे फिडेल कास्ट्रो की बात मानकर अक्टूबर 1962 में
सोवियत संघ ने क्या करा, सोवियत संघ ने वहां पर अपने सैनिक अड्डे और अपने परमाणु मिसाइल्स जो थी अलग अलग जहाजों में भेजना शुरू कर दी कि भाई कल को अगर अमेरिका क्यूबा पे अटैक करता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी रक्षा कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी उन्होंने। ठीक है, अब अमेरिका को इस बात की भनक तक नहीं लग पाई कि भाई उन्होंने मिसाइल्स वगैरह तैनात करती हैं। जैसे कि आप इस अगर डायग्राम में देखो तो ये बहुत ही फेमस कार्टून था जो कि उस टाइम पे बनाया गया था। ठीक है, कि भाई सोवियत संघ ने चुपके चुपके क्यूबा पे, जो आप देख रहे होगे क्यूबा, क्यूबा पे जो अपनी मिसाइल्स वगैरह तैनात कर दी थी। ठीक है, अब जैसे ही अमेरिका को ये पता चला कि भाई सोवियत संघ ने क्यूबा पे मिसाइल्स तैनात कर दी हैं, वो भी कोई छोटी मोटी मिसाइल्स नहीं, परमाणु मिसाइल्स, ठीक है ना, जो कि अपने आप में सबसे खतरनाक हथियार है। ठीक है, तो अमेरिका भी तो पीछे रहने वाला नहीं था। अमेरिका ने क्यूबा की नाकेबंदी कर दी, मीन्स पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। ठीक है, अपनी सेना के जरिए। और सोवियत संघ से जो भी जहाजें आ रही थी ना, यहाँ पर जितनी भी शिप्स आ रही थी, उन सारी जहाजों को रोक दिया। ठीक है, और ये एक ऐसा पॉइंट आता है जिसको क्लाइमैक्स, चरम सीमा कहा गया कि भाई एक तरफ तो सोवियत संघ ने अपनी मिसाइल्स तैनात कर दी, दूसरी तरफ अमेरिका ने सोवियत संघ की जहाजों को रोक लिया। तो दोनों में ही टसल इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब उस पूरे वर्ल्ड को लग रहा था कि दोनों में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा, क्योंकि ना ही ये पीछे हट रहे थे ना ही ये पीछे हट रहे थे। ठीक है भाई, तो इसीलिए ना बहुत ही ज्यादा टेंशन क्रिएट हो गई थी इस टाइम पे। और फिर क्या हुआ भाई, देखो एंड में सोवियत संघ ने सोचा कि अगर जो है हमने भी दोनों में से किसी ना किसी को तो ठंडा होना पड़ेगा ना, किसी ना किसी को तो शांति दिखानी पड़ेगी। तो सोवियत संघ ने बहादुरी दिखाई और उन्होंने सोचा कि भाई अगर हम पीछे हट जाते हैं तो उसमें हमारा ही फायदा है। कल को दोनों ही देशों में अगर परमाणु युद्ध हो गया तो भाई दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे पूरी तरीके से। ठीक है भाई, तो इस तरीके से निकिता क्रुश्चेव जो थे उन्होंने दूरदर्शिता दिखाई और 23 अक्टूबर को सोवियत संघ ने मिसाइलें वहां से हटा ली थी। और इस तरह से ये बहुत ही टेंशन वाली सिचुएशन जो थी सॉर्ट आउट हो गई थी। आया समझ में? अदरवाइज अगर सोवियत संघ अपने आप के कदम पीछे नहीं लेता तो डेफिनेटली इसके बाद तीसरा विश्व युद्ध हो ही जाना था। ठीक है, तो गाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था शीत युद्ध के दायरे में, जिसे हम बोलते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। शीत युद्ध के दौरान हुई घटनाओं में एक लास्ट इंपॉर्टेंट घटना आती है कोरिया युद्ध, जिसे हमें बहुत ही समझना है अच्छे से और बहुत ही इजी है इसको समझना। ठीक है, कोरिया जैसे कि आप मैप में देख सकते हो, ये है हमारे कोरिया देश। ठीक है, अब हुआ क्या था भाई, दूसरे विश्व युद्ध के बाद मित्र देश आपको पता ही है 4 कंट्री थे जो जीती थी, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ। ठीक है, तो ये जो जीते हुए देश थे ना, इन्होंने क्या करा, कोरिया के 2 हिस्से कर दिए थे। ठीक है, मीन्स कोरिया जो कि पहले पूरी एक सिंगल सी कंट्री थी, इस पूरे कंट्री को 2 हिस्से में बांट दिया था। जैसे कि आप देख सकते हो ये कोरिया की बाउंड्री है। ठीक है, और इसको बोलते हैं 38 समांतर। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं 38 पैरेलल। ये एक इन्होंने एक इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ करी और पूरे देश को 2 हिस्से में बांट दिया था। क्यों बांटा था भाई, आपको पता ही है, ताकि एक हिस्से की हेल्प अमेरिका कर सके और एक हिस्से की हेल्प सोवियत संघ कर सके। ठीक है, और एग्जैक्टली वही हुआ था। उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया जो पड़ता है, इसकी हेल्प करना स्टार्ट किया अमेरिका ने। ठीक है भाई, कि हम आपको आर्थिक सहायता दे रहे हैं, आपको सैन्य सहायता दे रहे हैं, और भी तरह तरह के लालच दिए और इसकी हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जो दक्षिण कोरिया था, इसकी हेल्प करना स्टार्ट किया सोवियत संघ ने। ठीक है भाई, कि हम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट देंगे, ये देंगे वो देंगे, हेल्प करना स्टार्ट किया। लेकिन हमेशा से इन दोनों देशों में यही एक खलिश रही थी कि नॉर्थ कोरिया कहता था कि पूरा कोरिया हमारे पास होना चाहिए, साउथ कोरिया कहता था कि भाई पूरा कोरिया हमारे पास होना चाहिए। तो इसीलिए दोनों कभी भी ना अपनी बाउंड्री से खुश थे ही नहीं। हमेशा दोनों में लड़ाई झगड़े टसल वगैरह होती रही थी। जैसे कि आपको पता ही होगा, जब भारत आजाद हुआ था तो इंडिया के भी 2 हिस्से हो गए थे। एक को बोलते हैं हम हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान बोलते हैं, और एक बना हमारा पाकिस्तान। ठीक है, और आज तक इन दोनों ही देशों में हमेशा टसल चलती रहती है किसी ना किसी बात पे। ठीक है, सेम सीन है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का, इन दोनों में हमेशा लड़ाई झगड़े चलते रहते थे उस टाइम पे। ठीक है, लेकिन जून 1951 में क्या चेंज आया कि भाई उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर अचानक से हमला कर दिया, बिना बताए बिना कुछ कहे अचानक से अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है,
और फिर क्या था भाई, जब इसने अटैक करना स्टार्ट किया तो इसने अटैक करना स्टार्ट किया, और इस तरीके से इन दोनों देशों में 3 साल तक ये युद्ध चला। जिसमें उत्तर कोरिया की हेल्प की थी अमेरिका ने उनको सैन्य सहायता, हथियार वगैरह, वो फिजिकल फाइनेंशियल हेल्प वगैरह देनी स्टार्ट की। दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया की हेल्प की सोवियत संघ ने, वहां पर सैन्य सहायता देनी शुरू करी। और इस तरह से दोनों के बीच में युद्ध चलता गया। ठीक है, फिर क्या था भाई, ये जो युद्ध है ना, इस युद्ध को कहा जाता है कि एक परोक्ष युद्ध था। परोक्ष युद्ध इन द सेंस कि भाई अमेरिका और सोवियत संघ जो थे एक दूसरे से डायरेक्टली तो लड़ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की आड़ लेकर एक दूसरे से एक तरह से इनडायरेक्ट लड़ाई करवाई उन दोनों की। ठीक है, और ये एक सीमा विवाद भी था। ठीक है, जिसकी वजह से इन दोनों देशों में आज भी कन्फ्लिक्ट, आज भी लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, सीमा विवाद आज भी कायम है। तो गाइस पार्ट 1 में सिर्फ इतना ही। बाकी की शीत युद्ध की कहानी में आगे क्या हुआ, कौन कौन सी घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, उन सबको हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। सो प्लीज चेक द पार्ट 2 वीडियो।